हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग जो है बच्चे प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफेक्ट्स इन द सॉलिड क्रिस्टल्स। और फिर फर्दर ऑन हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास हमारे क्वेश्चन क्लास प्लस जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया उसके ऊपर रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये चीज समझना जरूरी है कि सॉलिड क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पता चला सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, ये बात तो पक्की है, जैसे आप बॉन्ड के लिए भी कहते हैं कि नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक, नो बॉन्ड इज परफेक्टली कोवलेंट। चाहे हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल होगा तो भी उसके अंदर 100% कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक के अंदर भी कोवलेंट होगा, लाइक दिस, है ना। तो हमारा जो भी बॉन्ड होता है वो कोई भी चीज़ 100% श्योरिटी के हिसाब से तो चलती नहीं है। सेम चीज़ यहाँ सॉलिड के क्रिस्टल्स में भी है। सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी 100% परफेक्ट नहीं होते, राइट। कैसे हमें ये चीज़ पता चली? पहली बात तो हम ये समझे कि हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है इसको हम लोग यूज करते हैं टू चेक द सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड का स्ट्रक्चर अगर मुझे चेक करना है कि सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसमें किस तरीके के अरेंजमेंट है एटम्स के, स्पेस में वगैरह वगैरह वगैरह, उन सारी चीज़ों को अगर मैं चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सॉलिड का क्या स्ट्रक्चर है। और इसको चेक करने के लिए मैं एक्सरे की हेल्प लेती हूँ या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक लेती हूँ। हालांकि ये टेक्निक, ये जो मेथड है, ये हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, हमें नहीं पढ़ना एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। बट एक आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं आपको। जैसे कि लेट्स से मेरे एक सॉलिड का क्रिस्टल है, उसमें काफ़ी सारे प्लेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज आर द डिफरेंट प्लेन्स वी हैव। और ये इन प्लेन्स के बीच का जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, जैसे मैं बोल सकती हूँ d। दिस इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। यहाँ पे हमारे जो है बेसिकली एटम्स प्रेजेंट है ना। हर प्लेन में कोई ना कोई पोजीशन पे एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे, तो ये एटम्स प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे को जो है सॉलिड क्रिस्टल पे डालते हैं। तो जैसे ही सॉलिड क्रिस्टल पे एक्सरे की लाइट आती है, एक्सरे जो है पार्टिकल से जैसे ही टकराता है वो डिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइट है ये डिफ्रैक्ट करके इस एंगल से लेट से निकल जाती है। यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है स्टडी कर लेते हैं। तो टेक्निकली होता क्या है, अपने ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे वेव्स में, फिजिक्स में डिफ्रैक्शन, है ना। उसी तरीके का कुछ डिफ्रैक्शन हम एक्सरे पास करते हैं हमारे सॉलिड के क्रिस्टल्स में, अलग अलग प्लेन्स पे अलग अलग पार्टिकल्स है। क्या अरेंजमेंट है पार्टिकल का हमें नहीं पता, एक्चुअली यही हमें स्टडी करना है। तो हम लोग एक्सरे मारते हैं। एक्सरे जो हमारे पार्टिकल के साथ जस्ट टकराता है और वो डिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट, और जो डिफ्रैक्ट होकर क्रिस्टल से बाहर निकलती है हम उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ड्रॉ कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ से वो डिफ्रैक्ट होकर आई है तो एक पैटर्न बन जाएगा। और वहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि कौन से प्लेन पे कहाँ पर कोई एक एटम जो है हमारा प्लेस्ड होगा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। और वहां से हम सॉलिड का जो है क्रिस्टल निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लाइट आई और ये यहां से डिफ्रैक्ट कर गई, तो इसके बीच का जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है दैट इज थीटा इज लेट्स से द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैग्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन दी जिसे हम ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं, जो कहता है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। इसके बेसिस पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते हैं। थीटा ऑफ कोर्स इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द डिफ्रैक्टेड रे, d इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, लैम्डा इज बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट यू आर यूजिंग, एंड n इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर अगर डिफ्रैक्शन किया है आपने, वो आपको क्वेश्चन बता के रखेगा कि कौन सा ऑर्डर है डिफ्रैक्शन का। तो 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लाइक दिस, राइट। तो हम इस ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करके, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा बेटा, ये आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, आपको बस ये इक्वेशन ही अगर पता है ये मोर देन इनफ है आपके लिए इस स्टेज पर, राइट। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सरे टेक्निक से हम जो है सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो पता करते हैं। अब जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हम जो जनरली जो भी चीज़ मेजर करते हैं वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे मेजर करेंगे सॉलिड का क्रिस्टल, है ना।
तो जब हम क्रिस्टल मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे क्रिस्टल के अंदर कोई ना कोई डिफेक्शन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि एटम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, अपनी नॉर्मल जगह से उठ गया है, कहीं प्रेजेंट है, कहीं कोई एटम मिस लगता है, मतलब कोई ना कोई इम्परफेक्शन आता है क्रिस्टल में। क्रिस्टल हमारा 100% परफेक्ट नहीं होता, और इसको प्रूव भी करता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप क्लास 11th का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिकॉल करेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये क्या कहता है, फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid, entropy of solid tends to 0 at absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे, इतने लो टेम्परेचर पर हमारा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 हो सकती है, तब मैं बोलूंगी ये मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्ट है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप इतना लो टेम्परेचर, जो कि प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तब इतने लो टेम्परेचर पे आप अज्यूम कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एंट्रोपी 0, मतलब रैंडमनेस 0, मतलब परफेक्ट क्रिस्टल, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। लेकिन इतना लो टेम्परेचर तो हम अचीव नहीं कर सकते, और हम जो सारे सॉलिड्स देख रहे हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल नॉट बी 0, और अगर एंट्रोपी 0 नहीं है मतलब उसके अंदर रैंडमनेस है मतलब इम्परफेक्शन है मतलब डिफेक्ट्स है। इसलिए हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट होता है, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं कहलाता। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के डिफेक्ट्स उनके अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि डिफेक्ट जो होंगे हमारे उसमें क्या होगा, या तो मेरा एटम एक पर्टिकुलर पॉइंट से मिस हो जाएगा, या फिर मेरा एक पर्टिकुलर एटम जो है किसी एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जगह आके घेर लेगा, कोई फालतू की जगह घेर लेगा जो उसका प्लेस नहीं है, उस प्लेस से हटके किसी और जगह आ जाएगा, समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से जो है कुछ होता है। तो हमारे जो डिफेक्ट्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो 3 तरीके के हो सकते हैं, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। लेकिन हम लोग जो है जनरली इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करेंगे, ये दोनों डिफेक्ट्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एटम मेरा मिस होगा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एटम गायब होकर किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, समवॉट लाइक दिस। लाइन से एटम्स गायब नहीं होंगे, लाइन से एटम मिसप्लेस नहीं होंगे, प्लेन से एटम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ एटम को अगर मिस करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। बात क्लियर होती है, ठीक। तो जैसे मैंने कहा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट्स को भी हम और अच्छे से अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देंगे। एक कैटेगरी है हमारी स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक कैटेगरी है हमारी नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अगर मैं सबसे पहले स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करूं, सबसे पहले इसको समझिए, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। आई एम सॉरी, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में मतलब ये है कि नंबर ऑफ कैटायंस या नंबर ऑफ एनायंस अगर एक आयनिक क्रिस्टल में है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जिस भी तरीके के एटम्स प्रेजेंट है, जितने कैटायंस एनायंस प्रेजेंट है, इनका जो रेशियो है वो चेंज ना हो। रेशियो डज नॉट चेंज।
मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला है टेक्निकली वो चेंज नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला में क्या ही करते हैं, जेड इफेक्टिव निकालते हैं, जेड इफेक्टिव का रेशियो लेते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से डिफेक्ट होना चाहिए कि मेरे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज ना हो, मेरे कंपाउंड में केटाइन और एनाइन का रेशियो, मेरे कंपाउंड में पर्टिकुलर एटम्स का रेशियो चेंज ना हो, तो वो डिफेक्ट मेरा क्या कहलाता है बेटा, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अभी हम लोग जो है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब जो पॉइंट ये है कि जो मैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रही हूँ, मैंने बोला मेरे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ केटाइंस एंड आयंस का रेशियो और नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं इस डिफेक्ट को दो तरीके से जो है डिवाइड करूंगी। एक डिफेक्ट मेरा कहलाएगा बेटा वैकेंसी डिफेक्ट, और एक डिफेक्ट मेरा कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को मैं शॉर्टकी डिफेक्ट भी बोल सकती हूं, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को मैं फ्रैंकल डिफेक्ट भी बोल सकती हूं, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फर्क क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज कब यूज करनी है, ये वाली टर्मिनोलॉजी वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे एटॉमिक क्रिस्टल्स के लिए, क्योंकि एटॉमिक क्रिस्टल्स में एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, तो एटम्स के लिए या वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर आपका आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, तो डिफेक्ट तो उसके अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ही होगा, लेकिन आयनिक क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट को शॉर्टकी बोला जाएगा और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को फ्रैंकल बोला जाएगा। बस ये दोनों चीजें सेम है। वैकेंसी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ अ वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बोथ द डिफेक्ट्स आर सेम but these terminologies are different. Vacancy and interstitial terminology we use for atomic crystals and Schottky and Frankel terminology we use for ionic crystal. बाकी ये सारी चीजें सेम है, यहाँ तक क्लियर होती है बात, ठीक। तो सबसे पहले जरा हम शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर बात करें, शॉर्टकी को याद करने के लिए सिंपल सा आप एक चीज याद कर लीजिए, शॉर्टकी से निकल कर आया शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब मिसिंग। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, अगर आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें, अ केटायन एंड एनायन विल बी मिस्ड, क्या केटायन अ ना लिखे, केटायंस एंड एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस, equal number of cations or anions will be missed from crystal lattice. crystal lattice से equal number of cations और equal number of anions जो है अगर मिस हो गए, एब्सेंट हो गए, प्रेजेंट नहीं हुए, तो वो डिफेक्ट मेरा शॉर्टकी डिफेक्ट बन जाएगा। बट आप ये ध्यान रखिए इक्वल नंबर ही होगा, ऐसा नहीं कि आप ये बोल रहे कि 3 कैटायन गए और 1 एनायन गया, नहीं नहीं, जितने कैटायन जाएंगे उतने ही एनायंस जाएंगे, बट इस प्रकार जाएंगे कि मेरा जो रेशियो है कैटायंस और एनायंस का वो चेंज ना हो। तो यहां लिख सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टोशियोमेट्री ऑफ सॉलिड। तो लेट्स से एक एग्जांपल देती हूं कि मेरे पास NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल में क्या हुआ, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है प्रेजेंट है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कि मतलब आप मैम बोलेंगे मैम आपका तो NaCl का क्रिस्टल ऐसे नहीं है जैसे आपने बनाया, NaCl में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ वैसा ही होता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC। तो मैं इमेजिन थोड़ी करने को कह रही हूँ, क्रिस्टल लैटिस करना चाहते हो तो कर लो इमेजिन, ठीक है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट जो यहाँ पर है वो है मिसिंग का, मिस करना है मुझे, ठीक है। तो अब जैसे एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है जिसमें कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है किसी एक पर्टिकुलर वे में, कौन से वे में मुझे मेरे लिए मतलब नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड है। लेट्स से यहाँ से एक सोडियम गायब हो गया और कहीं से एक Cl गायब हो गया। तो अगर एक सोडियम और एक Cl गायब हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेरे क्रिस्टल की मेंटेन रही, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, क्रिस्टल्स की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, सोचो अगर ये Cl ना जाता और Na चला जाता तो एनायन ज्यादा हो जाते कैटायन से, और एनायन ज्यादा हो जाता तो मेरा क्रिस्टल नेगेटिवली चार्ज हो जाता, और अगर कैटायन नहीं जाता एनायन भाग जाता तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता।
लेकिन जब यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और इक्वल नंबर ऑफ एनाइन गए, एक केटाइन एक एनाइन, दो केटाइन दो एनाइन, लाइक दिस इक्वल नंबर में अगर जाएंगे तो मेरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव गया उतना नेगेटिव भी गया। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात आप पहले सबसे पहले समझिए। Now the second thing that we are understanding here is electron neutrality maintain रही। अब जैसे सपोज पहले मैंने कहा कि 9 Na+ थे और 9 Cl- थे, let's assume it this way, तो 9/9 थे, अब 8/8 हो जाएंगे, तो रेशियो तो सेम रहा ना, 9/9 भी 1/1 बनता है और 8/8 भी 1/1 बनता है। तो इसलिए इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन को मिस करो ताकि मेरा जो रेशियो है वो सेम रहे। कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई केटाइन और एनाइन रिमूव होता है, स्टोशियोमेट्री चेंज नहीं होती है, तो मेरा जो क्रिस्टल है वो जो डिफेक्ट शो कर रहा है उस डिफेक्ट को हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। मिसिंग हुई है तो हम इसके शॉर्ट की डिफेक्ट बोलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव तो चेंज होगा ही, है ना, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स तो चेंज होंगे ही। क्यों? क्योंकि मिसिंग हुई है, केटाइंस और एनाइंस मिस हुए हैं। तो हमारे इस केस में हमारा क्रिस्टल का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ हमारा क्रिस्टल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि मेरे केटाइंस और एनाइन मिस हो गए, नंबर ऑफ केटाइंस नंबर ऑफ एनाइंस हट गए हैं, कम हो गए, राइट। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट्स होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ये शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली तब देखने को मिलते हैं जिस आयनिक क्रिस्टल में साइज ऑफ केटाइन अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एनाइन के सेम रहता है। तो एनाइन और केटाइन का साइज अगर अप्रोक्सीमेटली सेम रह रहा है, ठीक, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का क्रिस्टल है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का क्रिस्टल है, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है फेवर करेगा। और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे NaCl का क्रिस्टल है या सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये सारे के सारे प्रेफरेबली शॉर्टकी डिफेक्ट ही शो करते हैं। इनफैक्ट AgBr का क्रिस्टल भी जो है शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। तो आप ये याद रखेंगे, ऐसे क्रिस्टल जिसमें केटाइन और एनाइन के साइज में ज्यादा फर्क ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेटली सेम बोल रहे हैं, ऑफकोर्स केटाइन थोड़ा सा छोटा मानेंगे एनाइन से, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई है। तो इस तरीके के क्रिस्टल्स जो हैं शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेफर करते हैं। NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, AgBr हो गया, ये सब क्रिस्टल्स हैं जो हमें शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, बट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों को बात समझ है, राइट बेटा? हमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट के अंदर नहीं घुसना है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े, क्योंकि डिफेक्ट बेसिकली देखा जाए बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन हमारा करिकुलम सिर्फ उसे टच करके निकलने का है। तो हमें ओवरऑल ऊपर ऊपर से चेक करना है कि हमारे डिफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही डिफेक्ट होते हैं, हज़ारों तरीके के डिफेक्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा करिकुलम हमें कह रहा है उस हिसाब से हमें डिफेक्ट्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो है लेनी है, तो हम एक बेसिक नॉलेज को लेके चल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होती है बात, राइट? तो अब मैं नेक्स्ट डिफेक्ट की बात कर रही हूँ, ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। Frankel defect is basically a type of an interstitial defect, as we have mentioned. It is a type of an interstitial defect that we are mentioning. और interstitial defect में basically क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक crystal lattice है like this, लाइक दिस। अब कैटाइंस क्योंकि छोटे साइज के होंगे तो अपनी क्रिस्टल पोजीशन से हट जाएंगे और कोई इनर अंदर की तरफ जो कोई वेकेंट स्पेस होता है या फिर कोई वॉइड होता है उसमें जाके बैठ जाएंगे। तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है बोला जाए तो बेसिकली क्या होता है, कैटायन अपनी
नॉर्मल लैटिस साइट की पोजीशन को छोड़कर कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। इंटरस्टिशियल मतलब बीच की पोजीशन, कोई वॉइड बोल लो या फिर कोई और बीच की पोजीशन बोल लो, तो उसको इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से हुआ है तो उसको हम लोग जो बोलेंगे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें केटायन और एनायन मिस नहीं हुआ है क्रिस्टल लैटिस से, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ये बात तो पक्की है ही। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहेगी कि इस केस में जो हमारा एक तरीके से बोले जेड इफेक्टिव केटायन का और जेड इफेक्टिव एनायन का नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो जो है वो सेम रहेगा। नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो सेम रहेगा, इसलिए ये एक स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। इस केस में डेंसिटी अफेक्ट नहीं होगी, डेंसिटी विल बी सेम, बिकॉज कोई मेरा केटायन और एनायन मिस नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है, तो इस क्रिस्टल की डेंसिटी बेटा सेम रहेगी। ये तब जनरली प्रेफर होगा व्हेन रेडियस ऑफ केटायन इज लिटिल स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन, मतलब केटायन का साइज थोड़ा छोटा हो एनायन से, तभी ये जो है हमारा प्रेफरेबल रहेगा। इस वजह से आप देख रहे हैं केटायन ही जो है हमारा मिस हुआ, अपनी जगह छोड़ के जो है इंटरस्टिशियल पोजीशन में घुसा है या फिर वॉइड्स में घुसा, और वॉइड में वही जा पाएगा जिसका साइज छोटा होगा। तो इसलिए हम जब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो उसमें हमारे केटायंस का साइज और एनायंस के साइज में एक अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, तभी मेरा केटायन अपनी पोजीशन छोड़ के कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करता है। ठीक, और ये जनरली बहुत ज़्यादा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं होता, मतलब एक तरीके से बोलते हैं नॉट सो हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डिफेक्ट्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जिंक सल्फाइड, ये डिफेक्ट जो है हमारा शो करता है। साथ साथ AGBR भी ये डिफेक्ट शो करता है। तो AGBR के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। AGBR जो है फ्रैंकल एज वेल एज शॉटकी डिफेक्ट दोनों ही शो करता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट वो शो करता है इस वजह से AGBR को हम फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब एक लाइट को हम AGBR के थ्रू के क्रिस्टल्स के थ्रू पास करते हैं तो AG प्लस क्योंकि जो इंटरस्टिशियल पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, इस वजह से वो फोटोग्राफिक इमेजेस भी हमें देता है। तो फोटोग्राफी में भी हम AGBR को यूज़ इसी वजह से करते हैं, क्योंकि वो जो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, राइट। तो शॉटकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। एक डेंसिटी को अफेक्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा। एक में केटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, एक में हमारा केटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। एक हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के क्रिस्टल्स में होता है, एक लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के क्रिस्टल्स में होता है। तो इस तरीके से हम इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे मेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये हमारा हुआ बेटा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नेक्स्ट जो डिफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। चलिए बच्चे, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नाउ अगर मैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करूं, तो जैसे कि हमें डेफिनेशन से पता है कि यहाँ जो रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स का या फिर केटायंस एनायंस का वो सेम नहीं रहेगा, है ना। तो ज़रा देखते हैं कि किस हिसाब से डिफेक्ट्स होते हैं। इन डिफेक्ट्स को हम लोग एक्चुअली में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स की कैटेगरी में इन्हें रख सकते हैं। मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंस को आप केटायन एक्सेस और केटायन डेफिशिएंस भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई आप इसमें केटायन और एनायन का रेशियो हमें सेम नहीं रखना है। तो कोई ना कोई एक चीज़ एक्सेस में होगी, तो या तो केटायन एक्सेस में होगा या एनायन एक्सेस में होगा। तो जब केटायन एक्सेस में होगा तो मेटल एक्सेस, और एनायन एक्सेस में होगा तो मेटल डेफिशिएंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स की बात करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, केटायन एक्सेस या मेटल एक्सेस दोनों बोल सकते हैं सर। तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी और मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटर
इंटरस्टिशियल cation। तो मेटल एक्सेस ड्यू टू केटाइन वैकेंसी या मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटाइंस। अब इसको आप कैसे समझेंगे, जरा ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटाइंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। इसको बेटा एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोला जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट। देखिए लेट्स से मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो मैं एक क्रिस्टल दिखा रही हूं आपको NaCl का। मैंने इस NaCl का जो क्रिस्टल है उसे सोडियम वेपर्स में हीट किया, हीटेड इन सोडियम वेपर्स, Na वेपर्स, इसमें हमने इसे हीट किया। तो देखिए क्या होगा ना, सोडियम मेटल इसके सरफेस पे, NaCl के क्रिस्टल के सरफेस पर होगा, है ना। अब एक एनाइन, कोई भी एक एनाइन अपनी वैकेंसी खाली छोड़ेगा और बाहर निकल के इस Cl- जो है बाहर निकल के इस Na के साथ जो है अब रिएक्ट करेगा। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा NaCl बन जाएगा, Na+Cl- बन जाएगा और Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज आउट हुआ है ये डिफ्यूज बैक करके इस पोजीशन पर आके बैठ जाएगा। तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, फाइनल जाके क्या होगा कि NaCl का जो क्रिस्टल था उस केस में Na+Cl- कई जगह तो वो क्रिस्टल वैसे ही रहेगा जैसा था, बट एक जगह जहां से Cl- डिफ्यूज करके क्रिस्टल के ऊपर जाके सोडियम से रिएक्ट किया था, उस Cl- की जगह एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, समवट लाइक दिस। अब ये जो इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया, इस क्रिस्टल के डिफेक्ट से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। एक Cl- गया मतलब एक नेगेटिव चार्ज गया, तो एक नेगेटिव चार्ज आ भी तो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन रहेगी क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट ही हम इसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे पहले 4 Na थे और 4 Cl थे, तो अब Na तो पूरे रहे बट एक Cl कम हो गया, बट तो रेशियो डिस्टर्ब हो गया ना, Na और Cl का रेशियो डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए एक नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो सेंटर यहाँ डेवलप हुआ है, ये सेंटर को मैं बोलती हूँ एफ सेंटर। मतलब व्हाट इज एफ सेंटर अगर डिफाइन करा जाए, काफी इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से। ये एक ऐसा सेंटर है जो कि इनिशियली किसी एनायन से ऑक्यूपाइड था और अब किसी इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है। तो एक एनायनिक साइट जब एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो जाए तो वो मेरा बन जाता है एफ सेंटर। बात क्लियर हुई? तो दिस इज व्हाट इज माय एफ सेंटर राइट नाउ। ठीक है, अब ये जो एफ सेंटर है बेटा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एफ सेंटर जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ऑफ कोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो हाई एनर्जी लेवल से डिसेंड बैक कर सकता है। तो साथ साथ एफ सेंटर जो है वो कलर्ड भी होगा। तो इसलिए देखा जाता है कि जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स में हम हीट करते हैं तो येलो कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये येलो कलर का कारण ही यही है कि एक एफ सेंटर डेवलप हो जाता है, और एफ सेंटर क्या है? कलर्ड है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके का जो डिफेक्ट NaCl में देखने को मिल रहा है, इसमें मेटल एक्सेस हो गया, ये कैटायन एक्सेस हो गया, और कैटायन के एक्सेस होने की वजह है एनायन का निकल जाना। बट एनायन के निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी पे फर्क नहीं पड़ा है कि उस एनायन जब वो निकल गया तो इलेक्ट्रॉन ने उस एनायन की जगह ले ली। तो एनायनिक साइड जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एफ सेंटर। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट नाउ? तो दिस इज व्हाट इज माय मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और सेकेंड अब जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल
केटायंस। अच्छा, इसका और एक आधे एग्जांपल आपको एफ सेंटर को और दे देती हूँ। एक एग्जांपल तो ये हो गया NaCl हीटेड इन सोडियम वेपर्स। एक और एग्जांपल हो सकता है KCl हीटेड इन पोटेशियम वेपर्स गिव पर्पल लाइलैक कलर। तो वो लाइलैक कलर देता है बिकॉज अगेन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, राइट। अब आते हैं हम मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटाइन की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। जैसे मानिए बेटा एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है आपके पास, लेट्स से इस तरीके से मेरा कोई जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, समवॉट लाइक दिस, एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अब उस क्रिस्टल को मैंने स्ट्रांगली हीट किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट किया है। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन गैस रिमूव हुई, हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है रिमूव हो गई है, और साथ साथ जिंक आयंस डेवलप हो गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर निकल गए हैं। इस तरीके का कुछ सिस्टम हमारा हो गया है। तो लेट्स से जब मैंने इसे हीट किया, इस क्रिस्टल को हीट किया, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को, तो लेट्स से कुछ क्रिस्टल जो है टूट गया, खराब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, उसमें से ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल गई, ठीक है। तो जब उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई तो उसके जिंक आयंस बन रहे हैं, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो अब टूट गया, तो जिंक आयंस डेवलप हो गए। ये जिंक आयंस आके ये जो अंदर की तरफ इंटरस्टिशियल पोजीशन है उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे। साथ साथ ये अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लाए हैं, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इंटरस्टिशियल पोजीशन को जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस वजह से अगर मैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब हीट करा तो ये वाला लेट्स से क्रिस्टल मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो रिमेनिंग क्रिस्टल है उसमें जिंक आयंस तो बढ़ गए, है ना, क्योंकि हालांकि इस पूरे क्रिस्टल में से एक जिंक और एक ऑक्सीजन निकला है, बट टेक्निकली देखा जाए क्योंकि ये जिंक आयन के फॉर्म में अंदर आ गया है तो जिंक तो ज्यादा ही हो गया ऑक्सीजन से, तो मेटल एक्सेस हो गया, ठीक है। और ये एक्सेस क्यों हुआ है, क्योंकि वो जो एक्सेस मेटल आयन है वो कहां पर आ गया है, इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर आ गया है। बट क्योंकि वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर आया है तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा है बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। बट दिस इज नॉट एफ सेंटर, बट मैं इसे एफ सेंटर नहीं बोलूंगी। तो आप ये बताइए, आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, पर आप इसे एफ सेंटर बोल रहे, इसे एफ सेंटर नहीं बोल रहे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि एफ सेंटर, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पते की बात बता रही हूँ। एफ सेंटर ये तभी कहलाएगा जब मेरा इलेक्ट्रॉन एनायनिक साइट पर ही होगा। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन एनायनिक साइट पर है तभी ये एफ सेंटर कहलाएगा, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन एनायनिक साइट पर नहीं है, यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर है, तो हम इसे एफ सेंटर तो नहीं बोलते हैं, राइट। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमारे कुछ डिफरेंट तरीके के डिफेक्ट्स आपके अंदर क्रिस्टल के अंदर जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम स्टोशियोमेट्री और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अभी ये दोनों डिफेक्ट्स जो है बेटा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। चलिए, बेटा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं अगर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एक एग्जांपल लें। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये क्या है ज़रा सोचते हैं एक बार। लेट्स से मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, लाइक दिस। मैंने इस क्रिस्टल के अंदर क्या किया, कुछ इम्प्योरिटी डाल दी, ठीक है। अब इम्प्योरिटी किसकी डाली दिखते हैं, मैंने इम्प्योरिटी डाल दी लेट्स से AlCl3 की। तो भाई क्लोरीन तो सिमिलर है तो कॉमन आयंस तो रहेंगे, ClCl रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो एल्यूमिनियम आयन है Al3+, अब ये क्रिस्टल में जो है वो इंट्रोड्यूस होने लगा है, ठीक है। अगर
अगर मुझे ये 3+ को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है इन अ वे कि मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, समझे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो मैं इस केस में क्या कर रही हूं, मैं 3 सोडियम को लेट से हटा रही हूं। तो जब मैं 3 सोडियम को हटाऊंगी तो 3+ चार्ज की जगह खाली होगी, क्योंकि हर सोडियम पे 1+ चार्ज है। मैंने 3 सोडियम रिमूव करे तो 3+ चार्ज की जगह खाली हुई, और वो 3+ चार्ज कौन दे देगा, एक एल्यूमिनियम आके। तो एक एल्यूमिनियम आके यहाँ बैठ गया है और उसने 3+ चार्ज दे दिया है। इस केस में क्या हुआ है, ध्यान से देखेंगे, इस केस में एक्चुअली में the cations are being replaced by some other cations, and the other cation which we have added is actually a foreign material. मैंने एक क्रिस्टल के cations को किसी और cation से, किसी और foreign material के cation से रिप्लेस किया। इस तरीके से रिप्लेस किया है कि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। पहली चीज, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस केस में जब इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन तो रही, 3+ हटे 3+ आए, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आप देख रहे हैं 2 वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। ये 2 वैकेंसीज जो है, इन वैकेंसीज को हम लोग बोल सकते हैं होल वैकेंसीज जो क्रिएट हुई है, इन वैकेंसीज को मैं बोल सकती हूँ कैटायन वैकेंसी, मतलब कैटायन डेफिशिएंसी होगी, कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हुई है, और इन वैकेंसीज को हम लोग नाम देते हैं बेटा होल्स का। और ये कार्यक्रम इसलिए किया जाता है ताकि इस क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अगर इलेबोरेट करूं आपके पास, तो आप लोग क्लास 12th में आई सपोज जब आगे जाएंगे तो आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स हम 2 तरीके के इंट्रोड्यूस करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप। ये क्या है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ये समझाती हूँ तुम्हें कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता है ना। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स हमें पता है 2 इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। सेमीकंडक्टर्स हैव अ काइंड ऑफ अ डिफरेंस, मतलब कभी कभी वो कंडक्ट कर देते हैं, कभी नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी नहीं होती। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स जितनी अच्छी नहीं होती और इंसुलेटर जितनी पुअर नहीं होती, उनकी कंडक्टिविटी को अगर हम बढ़ाती हूँ तो मैं उनको बहुत अच्छा बना सकती हूँ। तो ये हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, एन टाइप पी टाइप। क्या होता है मैं आपको समझा रही हूँ, और इसको मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको ये इंप्योरिटी डिफेक्ट समझाना चाह रही हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में ये वाली चीज़ आपको करिकुलम का पार्ट मिलेगी जिसे आप एक बार रीड कर सकते हो, मैं समझा भी रही हूँ, बट ये इतना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए नहीं है क्योंकि आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में आई सपोज, तो आप पूरा डिटेल उसका पढ़ ही लेंगे फिजिक्स में। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आप एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे तो आपको पता होगा, बट अभी आप लोग जस्ट शुरुआत करिए, तो मैं एक बेसिक नॉलेज आपको दे रही हूँ। तो एक्चुअली में जब मेरे मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स के अंदर 2 तरीके के बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक बैंड होता है लोअर एनर्जी बैंड, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिसके अंदर बेसिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक थोड़ा हाई एनर्जी का बैंड होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड, एक तरीके से, या कंडक्टर बैंड। और इसके अंदर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री। तो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्टेंस बॉन्ड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है यहाँ पे। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कि बहुत आराम से इजीली कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, उनके बीच में, उनमें क्या होता है, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस और ओवरलैप्ड वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड होता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में या तो बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होगा, या ऑलमोस्ट इनके कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे बेटा, ओवरलैप ही कर रहे होंगे। इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तुरंत नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक
कंडक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस होती है। और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उसमें एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, हैव वेरी हाई एनर्जी गैप, उनके बीच में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कंडक्टर बैंड और इंसुलेटर बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस वेरी हाई, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में नहीं जाते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं, तो एनर्जी कंडक्टेंस नहीं शो करते हैं। और जो सेमीकंडक्टर्स होता है, सेमीकंडक्टर्स दे हैव इंटरमीडिएट, एक तरीके से बोले इंटरमीडिएट गैप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इंटरमीडिएट गैप होता है। तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो या तो आप उसे एन टाइप में कन्वर्ट कर दो या आप इसे पी टाइप में कन्वर्ट कर दो, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब कैसे कंडक्ट करते हैं ये समझ रहे हैं। एन टाइप और पी टाइप में जाने के लिए ना हमें अगेन फॉरेन मटेरियल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं सेमीकंडक्टर्स में, और ये जो फॉरेन मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ, हालांकि सेमीकंडक्टर पे नहीं हो रहा, पर आप इसे क्या बोल सकते हो, डोपिंग। डोपिंग की जाती है सेमीकंडक्टर्स की, उसको फॉरेन मटेरियल से ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ाई जा सके। अब समझते हैं कैसे, यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए, तो किस तरीके से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है वो देख लेते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर्स जैसे ग्रुप 13 आपको मिल गया, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आपने जनरली देखा ही है, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। तो जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स है, ग्रुप 14 के भी कुछ एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो लेट्स से मैंने ग्रुप 14 का एलिमेंट लिया, लेट्स से सिलिकॉन। ठीक है, मैंने सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर लिया, तो सिलिकॉन ऐसे ऐसे करके सब जगह उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आपस में दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, समवॉट लाइक दिस। तो अगर आप एक सिलिकॉन को देखते हैं बेटा, तो हर सिलिकॉन आप देखेंगे इसके पास, क्योंकि ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, जो अनदर सिलिकॉन के साथ इस तरीके से यहाँ शेयर कर रहा होगा टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड लाइक दिस। तो ये मेरा सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है, इसको मैंने डोप किया, डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट। कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट मैंने डाल दिया, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं बोरॉन का। तो मैंने सिलिकॉन को बोरॉन से डोप किया, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे जो कि दूसरे सिलिकॉन्स के साथ आराम से जुड़े हुए थे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इस सिलिकॉन को डोप कर दिया बोरॉन से, तो बोरॉन्स के पास अपने 3 वैलेंस शेल होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब इसके पास 3 ही है, तो 1 2 3, तो इसने एक तो यहाँ से जोड़ लिया, एक इधर से जोड़ लिया, एक इधर से जोड़ लिया। अब इधर वाली वैकेंसी इसकी क्या रह जाएगी बेटा, खाली रह जाएगी, समझ रहे हो। तो सिलिकॉन का तो अपना 4 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन बोरॉन जब एक बीच में आएगा तो वो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, एक बॉन्ड की कमी रहेगी क्योंकि वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इस ग्रुप 13 एलिमेंट है। तो सोचो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये सिलिकॉन चल रहा है अपना इस प्रकार, 4 बॉन्ड जो है उन्होंने अपने बना रखे हैं। अचानक से बोरॉन आ गया, बोरॉन बेचारा 3 ही बॉन्ड बना पाया, एक बॉन्ड नहीं बना पाया, और यहाँ पर एक वैकेंसी जो है हमारी खाली रह गई इस तरीके से। बाकी इन सब ने अपने 4 बॉन्ड जो है बना रखे हैं। तो ये जो वैकेंसी खाली रह गई, इस वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं होल। और जब होल इज बेसिकली treated as a positive charge, like electron is treated as a negative charge, so deficiency of electron will create a positive charge and hole is an example of a positive charge. तो जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स फ्लो करते हैं, तो होल्स का क्रिएट होना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ाता है। और यहाँ आप देखेंगे एक होल क्रिएट हुआ है, तो ये जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का जो कि बोरॉन से डोप हुआ है, वो अब एक डोपिंग के बाद एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है कहलाएगा। पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूं कि इफ ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ग्रुप 13,
टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है बनते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दे हैव एडिशनल होल इन इट, और इस एडिशनल होल की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है बेटा वो बढ़ जाती है। तो अब देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही चीज है। अगर NaCl के क्रिस्टल में कोई कैटायंस को रिप्लेस करके हायर चार्ज के हम कैटायंस डाल रहे हैं तो हम होल्स क्रिएट कर रहे हैं। दीज आर द वैकेंसीज विच आर एक्चुअली cationic vacancy, and these cationic vacancies are hole, and these holes actually increases the electrical conductance, and this same impurity thing we are using in semiconductors to increase their conductivity also. Do you understand the point? अब सोचो सिमिलरली ये सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है इसको हमने डोप किया ग्रुप 15 के साथ। जब ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ हम इसे डोप करेंगे तो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसके पास तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्या होगा, जैसे सपोज ये एक सिलिकॉन है, इसकी जगह ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट फॉस्फोरस आ गया तो 4 वैलेंस ने बॉन्ड बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन उसका खाली रह जाएगा। तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ा देगा, और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एन टाइप। तो अगर ग्रुप 15 को हम लोग डोप करते हैं, ग्रुप 14 को डोप करते हैं ग्रुप 15 के साथ, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को जो है बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं या फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, और इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से मेटल को एक्सेस कर सकते हैं, एनायंस को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और हमारी नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है क्रिएट हो जाती है। बात समझ आई बेटा? तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इतना ही आप लोगों को सॉलिड स्टेट में कवर करना था। तो फिर विद दिस पॉइंट वी आर एंडिंग द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट, बट हम थोड़े से कुछ फ्यू क्वेश्चंस देखेंगे और क्विकली हम जो है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसकी तरफ जाएंगे, राइट? तो बेसिकली बच्चों हम इस 3 डिफरेंट तरीके क्वेश्चंस को अभी डील करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा मेजरली जो भी क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हैं आपको, फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चंस या फिर जो सिंपल फैक्चुअल थिंग है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन ये, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से नहीं आते, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो फैक्चुअल चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। जो डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 का जो सोल्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सवाल है। ऐसे सवाल हर बार 2 साल में 3 साल में एक बार रिपीट हो ही जाते हैं मेंस और एम्स में। तो जैसे क्वेश्चन है NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, राइट? द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि NaCl- और Na+ का इस तरीके का क्रिस्टल है। तो आप ये समझिए एक बार कि इसमें अगर मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालूंगी तो क्या होगा। तो जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालूंगी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड में तो स्ट्रोंशियम +2 स्टेट में, मतलब मुझे +2 वैकेंसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी तभी एक स्ट्रोंशियम ऐड होगा। तो अगर मैं 2 सोडियम को रिमूव करूंगी तो जाके एक स्ट्रोंशियम बैठेगा और मेरा काम बन पाएगा, और एक स्ट्रोंशियम जब बैठेगा तो एक Na की जगह खाली हो जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ से एक रिलेशनशिप मेरे पास आ सकता है, वो ये है कि अगर 1 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला है तो उसके करस्पॉन्डिंगली 1 मोल वैकेंसी ही क्रिएट हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो स्ट्रोंशियम क्लोराइड जब डाला तो 1 मोल स्ट्रोंशियम अगर आया तो 1 ही मोल वैकेंसी तो क्रिएट हुई। 1 स्ट्रोंशियम आया तो 1 वैकेंसी, 2 स्ट्रोंशियम आते तो 2 वैकेंसी, 4 स्ट्रोंशियम आते तो 4 वैकेंसी, ऐसी अगर 1 मोल आते तो 1 मोल वैकेंसी। तो जितने स्ट्रोंशियम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही वैकेंसीज क्रिएट हो रही है ना? अगर सपोज ये स्ट्रोंशियम ना डाल के Al+3 बोल देती मैं आपको, तो मुझे 3 सोडियम हटाने पड़ते और एक Al+3 आता, और जब 3 हटाती तो एल्यूमिनियम तो किसी एक की जगह बैठता तो 2 वैकेंसी क्रिएट होती। मतलब अगर एक एल्यूमिनियम डल रहा है तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो अगर 1 मोल डल रहा है तो 2 मोल वैकेंसी क्रिएट हो रही है, लाइक दिस। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 10⁻³ मोल% की डोपिंग की गई है ऐसा स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, मतलब 100 मोल्स NaCl अगर हैं तो वो डोप किए गए 10⁻³ मोल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। तो
अगर मेरे पास 1 मोल NaCl का क्रिस्टल होता तो वो कितने से डोप होता, 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड से डोप होता, मतलब 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो मैंने डाला है 1 मोल NaCl में। अब जितना मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालूंगी उतना ही मोल वैकेंसी क्रिएट होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ केटायन वैकेंसीज कितनी हुई है, 10⁻⁵ मोल ही हुई है, मतलब 10⁻⁵ इंटू Na वैकेंसीज जो है हमारी क्रिएट हो गई हैं। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी। तो यही हमारी कॉन्सेंट्रेशन है कि 1 मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁵ केटायन वैकेंसीज जो है हमारी क्रिएट होगी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। अब अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड ना हो के एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो इंटू मैं 2 कर देती वैकेंसीज में, क्योंकि एक एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है या फिर एक एल्यूमिनियम जो है बेसिकली डलेगा तो 2 वैकेंसीज क्रिएट करेगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आपको कितने चार्ज हटाने पड़ेंगे क्रिस्टल से और कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी उसका अंदाजा अगर लग जाएगा तो यूनिटरी मेथड से तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं चीजें, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मुझे कह रहा है कि मेरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्साइड आयन ने CCB लैटिस बनाया है, मतलब Z इफेक्टिव ऑक्साइड आयन का क्या होगा बेटा, 4, दैट वी नो बिकॉज CCP इज इक्वल्स टू FCC, राइट। देन दे आर आस्किंग मी कि मेरा जिंक आयन जो है वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होंगे, डबल ऑफ Z, मतलब 4 अगर Z है तो 8 टेट्राहेड्रल होंगे, तो ये हो गया 1। और एल्यूमिनियम आयंस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल भी कितने होंगे बेटा, 4 ही होंगे, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज इक्वल टू टेट्राहेड्रल Z effective, so that is also 1. So what is the formula of crystal? The formula of crystal that we got here is basically ZnAlO4, right? तो इस तरीके से हमारा जो है क्रिस्टल का फॉर्मूला जो है डेवलप हो सकता है, राइट। Question number 3, that is a good question, very good question. I must say it's a good question. ये कह रहा है कंपाउंड AB हैज अ रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर विद A:B 1:1, मतलब Z इफेक्टिव का रेशियो 1:1 है। द फॉर्मूला वेट ऑफ AB हमें दे रखा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है और डेंसिटी निकालना है, ठीक है। और फिर हमें थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी दे रखा है और बोला जा रहा है इसका डिफेक्ट बताइए, राइट। तो अगर हमारा रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है मतलब ये NaCl स्ट्रक्चर होगा, और NaCl स्ट्रक्चर के लिए हमें पता है डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूनिट 4 लेते हैं इनटू क्रिस्टल का मोलर मास लेंगे बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू A3, दैट्स व्हाट वी डू। तो मोलर मास मतलब हमें गिवन है बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो ये ग्राम AMU में गिवन है, मतलब ये आपको 1 का दिया है, बट आप ग्राम में लेंगे तो ये ग्राम हो गया और इनटू Na कर देंगे आप यहाँ पे, तो 6.023 Y ग्राम्स बाय एवोगाड्रोस नंबर आपका होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू A³ मुझे निकालना है, बट यहाँ पे मुझे ये डिस्टेंस दे रखा है बेटा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बेसिकली अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का वैल्यू A/2 आता है मेरे केस में, है ना। दिस इज माई NaCl के क्रिस्टल में दिस इज माई क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो A का वैल्यू जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस के, क्लोज डिस्टेंस से। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरा हो गया यहाँ पे 2 इंटू y⁻³ 1/3 इंटू ये वो है आपका नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ आपने कर दिया मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने जो है फॉर्मूला यहाँ पे हमारा लिख दिया। अब जरा एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब देखिए ये आपका हो गया 2 का क्यूब 8 इंटू वाई का क्यूब तो y हो गया इंटू 10⁻9 इंटू 3 -27, तो ये आपका बेटा जा रहा है ग्राम पर मीटर क्यूब में एक तरीके से देखा जाए, है ना, क्योंकि आपने ये मीटर में कर दिया और ये आपका ग्राम में है।
ये आपका कैंसिल हुआ, ये आया आपका 2 यहाँ पे, y भी आपका पूरा पूरा कैंसिल हुआ, तो डेंसिटी का जो वैल्यू आ रहा है वो टेक्निकली 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है। अगर मैं इसे केजीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ वैसे चाहूँ तो डेंसिटी का वैल्यू देखा जाए तो 10⁻⁴/2 ग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है। तो इसको मैं अगर केजी में करूँ तो 1000 से डिवाइड करूँगी तो 10/2 केजी पर मीटर क्यूब बन जाएगा, मतलब 5 केजी पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आ रही है मेरी डेंसिटी की। तो ये जो डेंसिटी बेटा मैंने निकाली है ये रियल डेंसिटी है स्ट्रक्चर की, रियल डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर एज्यूमिंग नो डिफेक्ट्स, क्योंकि इस डेंसिटी के फॉर्मूले में तो मैंने कोई डिफेक्ट माना ही नहीं है ना। और जो ये डेंसिटी है ये इंक्लूडिंग डिफेक्ट होगी, समझ रहे हो, ये वो डेंसिटी है जो विदाउट डिफेक्ट है, क्योंकि डिफेक्ट तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया है, और ये विद डिफेक्ट है। और आप देख रहे हो कि डेंसिटी विद डिफेक्ट बढ़ गई है, तो इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा ये हमें समझना। आप कहेंगे मैडम जी आपने जो डिफेक्ट बताए हैं उसमें या तो डेंसिटी सेम रह रही है या तो डेंसिटी कम हो रही है। जैसे शॉर्ट के डिफेक्ट में भी शायद डेंसिटी कम होगी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी शायद डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी बढ़ेगी कब बेटा, लॉजिक लगाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। बताओ अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो रहा है, जैसे NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला तो मोलर मास नहीं बदलेगा, इनफैक्ट मोलर मास ज्यादा नहीं हो रहा, मोलर मास बदल रहा है ना, नंबर ऑफ मोलर मास बदल रहा है क्रिस्टल का, तो डेंसिटी बढ़ सकती है ना। जैसे आपने सोडियम को स्ट्रोंशियम से रिप्लेस करा और मोलर मास स्ट्रोंशियम का ज्यादा होता है सोडियम से। तो अगर कुछ ऐसा आप कर दो कि आप Z इफेक्टिव या बढ़ा दो, या फिर आप कुछ इस तरीके से कर दो कि मोलर मास बढ़ जाए क्रिस्टल का या कुछ और हो जाए, तो डेंसिटी बढ़ सकती है ना। हाँ, बट ये शॉर्टकी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं है, ये पक्का है, क्योंकि शॉर्टकी में डेंसिटी कमी होती है और इंटरस्टिशियल में डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। तो ये एक तरीके का नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये बात पक्की है, क्योंकि इसके लिए या तो मुझे Z इफेक्टिव को छेड़ना पड़ेगा या फिर कुछ इम्प्योरिटी डाल के मोलर मासेस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मैं आंसर दे सकती हूँ क्योंकि मेरी डेंसिटी जो है काफी ज्यादा आ रही है, तो इट मे, आई विल से कि इट मे हैव सम काइंड ऑफ अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इस हिसाब से आप यूजिंग द डेंसिटीज रेशियो यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स वी कैन हैव इन सॉलिड्स, राइट। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द चैप्टर ऑफ सॉलिड. I am uploading the assignment and the theory of this chapter in our app assignment section. तो प्लीज़ गो थ्रू दैट और उसको अच्छे से आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को, और जो भी हमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करिए, प्लस NCERT एंड ISC की जो भी आप किताब फॉलो करें उसके बैक एक्सरसाइज भी कर लीजिए और इस चैप्टर को वाइंड अप कर दीजिए. इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच.